नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो आज का पॉलिटी में सेशन है, टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, घटना चक्र हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं इन सभी का एग्जामों का, तो इसमें एनालिसिस होता है और कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसे पैटर्न क्या है, तो वो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया गया है। और घटना चक्र में हिस्ट्री, पॉलिटी, ये है, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्स, सब पर वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, हमारे चैनल पे टेस्ट चलाया जा रहा है आरओ का और यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का। तो अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पर टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर नोट्स देखते हैं पहले। नोट्स देखने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नोट्स में है, भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट व उसके अधीन हाई कोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट होता है और तब अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, तो इसके नीचे आता जाता है। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में आज सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या वर्तमान में 34 है, यानी 33। और प्लस वन में कौन है? सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के एवं हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बाद करता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का परामर्श आवश्यक है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। देखिए, भारत में क्या चलता है व्यवस्था? कॉलेजियम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी हाई कोर्ट का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए यानी जज, या किसी हाई कोर्ट या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब बहुत ही समझदार और कुशल। सॉरी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा क्या कितनी आयु होनी चाहिए, तो कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। देखिए, इसमें अनुच्छेद के बारे में है। देखिए, यहाँ पर 65 वर्ष है सेवानिवृत्त होने के लिए, अनुच्छेद 27 देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ अनुच्छेद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है यहाँ तक, और कुछ यहाँ पर भी है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन ये जो परामर्श देंगे उसको मानने के लिए बाध्य भी नहीं है राष्ट्रपति। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी। ठीक है, 2 दिन बाद। सुप्रीम कोर्ट के भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो यह हुआ था भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह संसद में निहित है। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा भी नीचे ऊपर वही उसी के बारे में है।
सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति है। तो देखिए ये क्वेश्चन 1992 2015 का है। इस समय इसमें कॉलेजियम व्यवस्था है, जो कि देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख भी है, संख्या का भी उल्लेख है। तो इस समय कितना है 33 और +1, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 34 है। और जिस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था 2015 का, तो इस समय 31 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इस समय 33 है, ठीक है, सीजीआई को छोड़कर। मंत्रिमंडल के फरवरी, देखिए वो सेम क्वेश्चन है, कितने न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, तो इस समय 34 है। और उनको सीजीआई को छोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 + 1 करेंगे, ठीक है, 33 और +1, टोटल पूछेगा तो 34 और नहीं तो 33। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? तो यह है 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो यह है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 के 4 में है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने तथा तत्संबंधित जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि के द्वारा विनियमन अनुच्छेद 125 के 5 में प्रावधानित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आईएएस प्री 2019 क्वेश्चन है। इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है ताकि बच्चे और भी इसमें पढ़ने के लिए कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन गलत कर बैठे। तो ध्यान से पढ़िए इसको। 4 स्टेटमेंट है। पहला है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। और तीसरा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और चौथा है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें कथन जो 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा गलत है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 खंड 1 बी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या लिखा था, अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार जो है कर सकता है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट 124 से देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के पद मुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कदाचार को गठित करने के लिए यहाँ पर भारतीय संविधान परिभाषित करता है, तो परिभाषित नहीं किया गया इसलिए गलत है। ठीक है, बाकी से तो दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं सीबीआई की जांच, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, भारत की काउंसिल रिपोर्ट या संसद में महाभियोग प्रस्ताव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष की है। और हाई कोर्ट का 62। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यह है 65 वर्ष। राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो यह है संसद द्वारा।
125 में है, 125 के 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चौथा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो देखिए चौथा तो पहले ही गलत है, तो जहां जहां 4 उसको हटा दीजिए, तो मिल गया आंसर, ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। देखिए 2012 क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद भारत के सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। और दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन हो जाएंगे गलत। क्यों हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, मतलब पहला कथन गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146(1) के तहत तथा हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वही अनुच्छेद 229(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये कहते हैं किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज अगर कहीं भी वकालत करने जाएगा तो किसी भी जज को बोलने का क्या बोलेगा? लॉर्ड बोलेगा, योर ऑनर बोलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं करेगा क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यह है राष्ट्रपति। भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के और राज्यों के हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ संरचित कॉलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यात करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम मंडल का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजने की छूट दी गई। परंतु पुनर्विचार के बाद भी पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो यह 1993 में। सुप्रीम कोर्ट के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या तो 4 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी? तो यह है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC रिपोर्ट। कब आया था ये? 1966 में पहला रिपोर्ट। नेक्स्ट है, भारत ARC बारे में था ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार। भारत के सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायालय और अतिरिक्त न्यायाधीश। ये हो जाएगा, ये सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। देखिए यहाँ पर
संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति यानी कोरम प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश को नाम किया जाता है। इसको पढ़िए पूरा, 1 मिनट पढ़िए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है। न्यायालय के समकक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो यह है सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के, देखिए 2021 क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। और दूसरा है, भारत में किसी भी हाई कोर्ट को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, देखिए पढ़िए इसको यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी? तो वो सेम क्वेश्चन है, 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के तय करने के लिए भारत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस अधिकार अंतर्गत आती है? तो यह आती है मूल क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। कौन सा कथन सही है? तो यह 1 और 4, 2 और 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनन्य शक्ति है। तो देखिए सिर्फ मूल अधिकार की शक्ति है, ठीक है, और बाकी सब में नहीं है। और बाकी सब में तो ये है हाई कोर्ट, जो कि 226 के तहत जारी करता है। और देखिए बी, तो ऑप्शन ए जो है गलत, सही नहीं है। पहला, दूसरा है, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। चौथा है, इसके पास अपने निर्णय या आदेश पर पुनः विचार करने की शक्ति भी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट देश की अदालत है, उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी हाई कोर्ट या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी हाई कोर्ट की सुनवाई कर सकता है। तो देखिए सशस्त्र सेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से इन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो यह है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 2022 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा है, भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। और चौथा है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो देखिए 1, 2 और 4 सही है, तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह केशवानंद भारती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो यह है इंदिरा साहनी, शंकरी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं इसमें से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? 32, 226, 227, 245। तो यह हो जाएगा 32 है, 226 है और 227 है, 245 नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत स्रोत है। तो यह है न्यायिक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस बनी हुई है? यह है गोलकनाथ मामला केस। 13 न्यायाधीश इसमें बैठे थे। गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ में 11 हुआ था, लेकिन अगर जब पूछता है इसमें केशवानंद देता तो केशवानंद में 13 था, 1973 का ये। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो यह है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, यह मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार विवरण है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह है 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं। तो यह अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत में सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से अंतर्गत दाखिल की जाती है। 142 में देखिए, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा अन्य एवं अन्य 2002-4 SSC जो 338 के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 और 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश पुनरावलोकन हेतु अधिकृत है? यह है अनुच्छेद 137। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। और दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है,
भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ हो सकता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्दिष्ट विधियों से बाध्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, 2019 क्वेश्चन लिखिए है, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। देखिए इससे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आइए 2017 क्वेश्चन ये है, विधियों और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारिता पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद या अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 247, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो यह हो जाएगा राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन के न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो यह है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। कौन सा कथन सही है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन सही है, पहला वाला गलत है। ये देखिए 2020 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है, भारत 2019 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के संदर्भ में संविधान के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी हाई कोर्ट की अधिकारिता नहीं होगी। और दूसरा है, भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठा सकता। तो उठा भी सकता, ये उठाएगा भाई। दोनों के दोनों कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती हो। तब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी हाई कोर्ट को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने, यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, की अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य की प्रश्नगत ये कथन एक जो है अनुच्छेद 228 ए के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संविधान संशोधन के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्लोकन प्रचलित है, यह है भारत और यूएसए दोनों में। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती वाद 1973 तथा मेनका गांधी वाद 1978 आदि के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि का सम्यक प्रक्रिया
का सिद्धांत अपनाया गया है, वही संविधान भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। इस प्रकार ये सत्य है। और दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, तो आर भी सत्य है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये देखिए उपयुक्त से अधिक या कोई नहीं है। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभिलिखित न्यायिक पूर्व निर्णयों, दृष्टांतों और परंपरा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2009 क्वेश्चन ये है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, तो संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, तो एक से अधिक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, सुप्रीम कोर्ट को। संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित में से कौन संविधान का अभिरक्षक है, वही सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का अभिभावकत्व का निहित सुप्रीम कोर्ट में है। कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता और वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर बताइए। तो ए गलत है, आर सही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानून की संवैधानिकता वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ हाई कोर्ट को भी अधिकारिता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट की कार्रवाइयों की केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे, तथापि 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार हो जाएगा, मूल अधिकार में परिवर्तन। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है, तो यह अनुच्छेद 32। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो यह संसद को। भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा प्रस्ताव पारित, तो यह संसद द्वारा विधि बनाकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है, तो यह है राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक अभिदेशन दिया है, तो यह ऑप्शन बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, बाध्यकारी नहीं है। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, तो ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ सुप्रीम कोर्ट का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, तो ये भी सही है। चौथा है, सुप्रीम कोर्ट को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेज सकता है, तो ये कथन गलत है। चौथा 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह
तो वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो यह तभी हुआ जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 83 है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है स्वप्रेरण पर व्यापक लोक हित के किसी विषय में, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार संबंधित है। तो ये जगह ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है। ठीक है, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये 143। वही क्वेश्चन है, इतना घुमा के पूछा हुआ है, देख रहे हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति फिर से पढ़ते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। तो यह है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह सुप्रीम कोर्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये निवारक अवरोध की प्रक्रिया है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य है स्वतंत्र भारत पर रोक, और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की है, और शक्ति चंपक दोराय राजन बनाम मद्रास है। तो ये शिक्षण संस्थानों से प्रवेश है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमी 21 क्वेश्चन है, फिर भी स्टार लगाया हुआ है। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रोमेश्वर थापर और मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। देखिए प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध वाद जमींदार व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। प्रश्नगत विकल्पों में से सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसे संशोधित कर विकल्प गलत माना है। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो यह अनुच्छेद 355। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ वाद में दिए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रवास पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठियों के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। तो यह है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह है कमल नारायण सिंह। तो ये 25/11/1991 से 12/12/1991। कितने दिन के? 5 दिन, उसमें 11 का महीना 30 का था, 5 दिन और ये 12 दिन, 12 17 दिन के लिए थे। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम। तो ये है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। देखिए नाम तो याद रहता ही नहीं है, कैसे बताया जा सकता है? चलिए आप लोग इस समय का नाम बताइए कि इस समय कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे और वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं।
और उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है S.A. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, किस पद पर थे? तो ये है आपके मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है? तो यह है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। नेक्स्ट है हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं था? तो ये है एल नागेश्वर राव, बाकी सभी लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन हाई कोर्ट के न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? तो यह है न्यायमूर्ति एस.के. झा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है? तो यह है न्यायमूर्ति R.C. लाहौटी। इसको पढ़िए आप लोग। ठीक है, इसको पढ़ लिया होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए कौन थे? ये थे, याचिका में पुष्पा कपिला ने हिंगोरी दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शुरुआत में इसके समाज के कोई व्यक्ति जनहित में न्यायपालिका की शरण ले सके, सर्वप्रथम पीएन भगवती नाम दिया इसमें, ये होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह है न्यायिक पॉल द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायपालिका न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। केवल 2 कथन सही है। PIL इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यह है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2013 क्वेश्चन है। जनहित याचिका यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो यह है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने स्वीकृति देती है क्योंकि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो दोनों सही है, सही कथन की व्याख्या भी कर रहा है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, तो ये है आपका USA। जनहित याचिका की अवधारणा शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यह है USA में। भारत में न्याय सक्रियता संबंधित है, यह जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दोनों संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? यह है न्यायमूर्ति A.S. आनंद। नेक्स्ट है, सितंबर 2003 में सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है, वह है सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल का नाम कहीं है भाई? इसके नेक्स्ट चैप्टर राज्यपाल वाला है क्या? 23 सितंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति M.B. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर A.R. लक्ष्मण की पीठ ने B.A. लक्ष्मण बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के बाद में दिए गए निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में बड़ी समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन नहीं है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है, तो यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित रोकथाम से है। देखिए, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य विवाद, ये 1997 का है।
कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में भारत के संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सुप्रीम कोर्ट के किस वर्ष के विनिर्माण को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक यानी तलाक ए विद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो यह 2017। सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा तलाक ए विद्दत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 बनाकर 3 तलाक की प्रथा 3 बार तलाक कहने, जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल हैं, के आधार पर तत्काल तलाक को विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया है। ठीक है, 3 तलाक खत्म हो चुका है। 113 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो यह है कोयला आवंटन घोटाला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से है। देखिए, 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। आखिरी क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कानून 1966, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है राज्यपाल का। तो राज्यपाल का अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो लगभग हम लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट 115 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 115 क्वेश्चन में देखिए 2019 का आईएएस में और 2017 में, मतलब आईएएस में कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आईएएस और पीसीएस वाले में ही। तो आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए और सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसको 1-2 बार वीडियो को दोहराइए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राज्यपाल के साथ में, इसको प्रिया मैम कराएंगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।